मेरे प्यारे बच्चों, मैं डियान ओबराय आप सबों का यथार्थ पाठशाला में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को जनन चैप्टर के बारे में बताया था कि जनन किसे कहते हैं और उनकी कितनी विधियां होती है। अगर आप में से कोई भी बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज उस वीडियो को देखें, तब उससे संबंधित क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये फिक्स ही है कि मेरे द्वारा आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो बोर्ड में 100% कन्फर्म है कि आएगा। इसीलिए आप सभी प्यारे बच्चों से अनुरोध है कि इस वीडियो को और मेरे द्वारा बताए गए जितने भी क्वेश्चन है उसे डेली देखें और उसे नोट कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए। ये कन्फर्म है कि आपको एग्जाम में पूछेगा ही। तो पहले आपको हम बताए थे जनन किसे कहते हैं, फिर आप लोग क्या कीजिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और इस जितने भी इस वीडियो में मैं जितने भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हाँ, और आप वीडियो को जितना बार देखिएगा उतना आपको याद होगा। कोई भी चीज़ क्या होता है, सुनने से ज़्यादा याद होती है, समझने से ज़्यादा याद होती है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा। और जहाँ अगर आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आया, कृपया इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं है ना आपके कमेंट को पढ़ूंगा और आपके जो भी समस्या होगा उस समस्या को दूर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए, समय गवाए हुए बिना हम लोग क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं जनन चैप्टर से कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि जनन किसे कहते हैं या प्रजनन किसे कहते हैं। आप देखिए, जनन या प्रजनन दोनों क्या है, सेम चीज है। आप जनन कहिए या प्रजनन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी जनन किसे कहते हैं। तो जनन क्या है, जनन वो प्रक्रम है जिसमें जीव जनक भाग लेकर अपने जैसे यानी अपने जैसा संतान पैदा करता है, जनन कहलाता है। जनन एक क्रिया है, एक प्रक्रम है जिसमें कोई भी जीव जनक होता है। जीव जनक का मतलब हुआ, जीव जनक का अर्थ यहाँ पे हुआ कि यानी माता पिता, ठीक है, किसी भी संतान को जन्म देने वाला उसका क्या कहलाते हैं, माता पिता कहलाते हैं। ठीक है, तो कोई भी जीव जनक हो तो जीव जनक भाग लेकर अपने जैसे संतान पैदा करता है, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, जनन करते हैं। यानी जनन क्रिया के द्वारा ही यानी जीव जो होते हैं अपने जैसे संतान को पैदा करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि जनन क्रिया अगर जीवों में ना होती तो क्या होता, तो स्वाभाविक है, हम लोग जानते हैं कि जनन क्रिया द्वारा क्या होता है, जीवों में अपने जैसे संतान पैदा करने की क्या होती है, क्षमता होती है। अगर मान लीजिए ये क्रिया जीवों में नहीं होती तो क्या होता कि हमारा जो वंश वृद्धि है वो कायम नहीं रहता। वंश वृद्धि कायम नहीं रहता, यानी समझ लीजिए कि इस धरा से क्या होता, यानी जीव जीव जगत की क्या हो जाती, समाप्त हो जाती, क्योंकि जीव जगत के माध्यम से ही वंश वृद्धि आगे बढ़ती है। ठीक है, तो जनन किसे कहते हैं, तो जनन वो जय परिक्रम है जिसमें जीव जनक भाग लेकर अपने जैसे संतान को पैदा करता है, क्या कहलाता है, जनन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग किसे में क्या है कि जनन की कितनी विधियां होती है, जनन की कितनी विधियां होती है उन्हें लिखिए। तो प्यारे बच्चों, जवाब देना है कि जीवों में जनन की 2 विधियां होती हैं जो निम्न है। पहला क्या है, लैंगिक प्रजनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और अलैंगिक प्रजनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो जनन की कितनी विधियां होती है, तो बच्चों जवाब देना है, जनन की 2 विधियां होती है जीवों में। जनन की 2 विधियां होती है, लैंगिक प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं होती है। लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं
और इसकी क्या विशेषताएं होती है, लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती है। तो लैंगिक प्रजनन की विशेषताएं, यहाँ पर सभी बच्चों यहाँ पर क्या होता है, विशेषताएं लिख लीजिएगा आप लोग। तो लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जनन का वो विधि जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव जनक भाग लेकर अपने जैसे संतान पैदा करता है, लैंगिक प्रजनन का। यानी लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि दो विपरीत लिंग वाले जीव जनक यानी नर और मादा, नर एवं मादा, नर एवं मादा, ये दो विपरीत लिंग वाले जीव जनक होते हैं जो भाग लेकर अपने जैसे संतान को पैदा करते हैं। जनन की यो विधि जो है, यानी लैंगिक प्रजनन जो है, जनन की यो विधि प्राय उच्च वर्गीय अर्थात बहुकोष्ठीय जीवों में पाया जाता है। बच्चों बहुकोष्ठीय जीव किसको बोलते हैं, ऐसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोष्ठीय जीव कहते हैं। जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोष्ठीय जीव होते हैं। यानी जनन की यो विधि प्राय उच्च वर्गीय अर्थात बहुकोष्ठीय जीवों में होता है। बहुकोष्ठीय जीव यानी जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोष्ठीय जीव। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, बोलेंगे जनन का वो विधि जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव जनक भाग लेकर, विपरीत लिंग का मतलब हमारा अर्थ क्या हुआ, नर एवं नारी, यानी नर एवं मादा भाग लेकर अपने जैसे संतान पैदा करता है। ठीक है, अब लैंगिक जनन की क्या विशेषताएं हैं, देखिए लैंगिक जनन की पहली विशेषता, इसमें दो लिंग वाले जीव जनक भाग लेते हैं। इसमें युग्मकों की जरूरत होती है। युग्मक किसको बोलते हैं, देखिए प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि युग्मक किसको बोलते हैं, देखिए शुक्राणु को नर युग्मक एवं अंडाणु को मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है ना, यानी लैंगिक प्रजनन के लिए शुक्राणु एवं अंडाणु की जरूरत होती है। ठीक है, तो यानी शुक्राणु नर युग्मक हुआ और अंडाणु मादा युग्मक हुआ, यानी लैंगिक प्रजनन में यानी शुक्राणु एवं अंडाणु की जरूरत होती है। ठीक है ना, अब इसमें युग्मकों के बीच निषेचन की क्रिया होता है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, निषेचन की क्रिया यहाँ नहीं होगा, नहीं। ठीक है ना, इसमें सॉरी इसमें आप लोग नहीं होगा, से टाइपिंग हो चुका है, तो इसमें आप बोलेंगे इसमें युग्मकों के बीच निषेचन की क्रिया होता है। ठीक है, इसलिए लैंगिक प्रजनन, क्योंकि निषेचन क्रिया किसको बोलते हैं, शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, निषेचन क्रिया कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन में अभी भी आपको बताया कि लैंगिक प्रजनन में शुक्राणु एवं अंडाणु की क्या होती है, जरूरत होती है। और जब ये दोनों शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो इस मिलने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, निषेचन कहा जाता है। तो यानी इसमें युग्मकों के बीच निषेचन की क्रिया होता है, कौन सा, लैंगिक प्रजनन में। अब देखिए जैसे ही हम जानते हैं कि अभी बताया आपको शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के फलस्वरूप क्या होती है, युग्मनज का निर्माण होता है। यानी लैंगिक प्रजनन में शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने के फलस्वरूप क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको हम लोग जाइगोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें जाइगोट का निर्माण होता है। यहाँ पर प्रिंट हो गया बच्चों, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है, लिखेंगे क्या बोलेंगे, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है किसमें, लैंगिक प्रजनन में। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें संतानों उत्पत्ति की दर अलैंगिक प्रजनन की अपेक्षा काफी धीमी होती है। ठीक है, सही बात है कि इसमें देखिए संतानों जो उत्पत्ति की दर होती है, ठीक है ना, वो अलैंगिक प्रजनन की अपेक्षा क्या होती है, काफी धीमी होती है। और अगला क्वेश्चन आप ये बोल सकते हैं, अगला क्वेश्चन आप बच्चों, अगला क्वेश्चन आप ये बोल सकते हैं कि इसमें जो होता है इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। यानी और लैंगिक प्रजनन में जो भी संतान पैदा होते हैं वो अपने माता पिता से, है ना, यानी अपने जनक से आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये आपका था लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, और लैंगिक प्रजनन की क्या विशेषता होती है। लैंगिक प्रजनन के बारे में हम लोग जाने कि जनन की वो विधि जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव जनक भाग लेकर अपने जैसे संतान को पैदा करता है, लैंगिक प्रजनन कहलाता है। उसके बाद जनन की यो विधि प्राय उच्च वर्गीय अर्थात बहुकोष्ठीय जीवों में होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग इसकी विशेषता के बारे में जाने, लैंगिक जनन की क्या विशेषता है,
इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव जंतु भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या है, इसमें युग्मकों की जरूरत होती है, अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु की जरूरत होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बच्चे याद रखना है कि नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु होता है, और इसमें युग्मकों के बीच निषेचन की क्रिया होता है, यानी जब शुक्राणु और अंडाणु मिलता है उसके मिलने की क्रिया को क्या होता है, निषेचन, और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जाइगोट का निर्माण होता है। इसमें संतानों उत्पत्ति की दर अलैंगिक प्रजनन की अपेक्षा क्या होती है, काफी धीमी होती है, और इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक से अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को, 3 क्वेश्चन अभी जाने हम लोग, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं पहले बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं और उनकी क्या विशेषता है। तो अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, उनकी क्या विशेषता है। तो जनन की वो विधि जिसमें केवल एक लिंग वाले जीव जनक भाग लेकर अपने जैसे संतान पैदा करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अभी आपको मैं बताया कि लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंग वाले जीव जनक भाग लेते हैं, और अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, केवल एक लिंग वाले जीव जनक, चाहे वो नर हो या मादा, ठीक है, केवल एक लिंग वाले जीव जनक क्या करते हैं, भाग लेकर अपने जैसे संतान पैदा करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, जनन की यह विधि प्राय निम्न वर्गीय अर्थात एक कोष के जीवों में होती है, यानी अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो निम्न वर्गीय अर्थात एक कोष के जीवों में, एक कोष के जीव किसको कहते हैं, ऐसा जीव जिसका केवल शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोष के जीव कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसका शरीर जो होता है केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अच्छा इसके अंतर्गत क्या सब आएगा, जैसे अमीबा हो, कौन सा जीव में आएगा, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि, ये सारे जीव जो है ना, इस सारे जीवों में आपको क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है, क्योंकि सारे एक कोष के जीव है। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, एक लिंग वाले जीवों में पाल लेकर अपने जैसे संतान पैदा करता है, और जनन की ये विधि निम्न वर्गीय अर्थात एक कोष के जीवों में होती है। अब अलैंगिक जनन की क्या विशेषताएं होती है, बच्चों यहाँ पर विशेषताएं लिख लीजिएगा कि अलैंगिक प्रजनन की क्या विशेषताएं होती है। तो पहला विशेषता हो गया, इसमें एक लिंग वाले जीव जनक भाग लेता है, इसमें केवल एक लिंग वाले जीव जंतु भाग लेता है, और इसमें युग्मकों की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, युग्मकों की जरूरत नहीं होती, क्यों क्यों नहीं होती है बच्चों युग्मकों की जरूरत, क्योंकि बच्चों अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एक लिंग वाले जीव जंतु भाग लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि दो लिंग वाले जीव जंतु भाग लेंगे तब ने उसमें आप युग्मकों की जरूरत होगी, इसमें केवल एक लिंग वाले जीव जंतु भाग लेते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इसमें युग्मकों की जरूरत नहीं होती है। इसमें युग्मकों के बीच निषेचन क्रिया नहीं होता है, वहां पर हम लोग देखे थे लैंगिक में देखे थे कि यानी युग्मकों के बीच निषेचन क्रिया होता था, और इसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होता। और जब आप जानते हैं कि निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप किसका बनता है, युग्मनज बनता है, तो जब निषेचन की क्रिया इसमें होता ही नहीं है तो इसमें युग्मनज का निर्माण होगा ही नहीं, यानी हम बोल सकते हैं इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता, यानी जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। इससे इससे पहले हम लोग जाने इसमें लैंगिक प्रजनन में कि लैंगिक प्रजनन में जो होता है संतानोत्पत्ति की दर जो होती है वो अलैंगिक अपेक्षा क्या होती है, काफी धीमी होती है, लेकिन लेकिन अलैंगिक प्रजनन में संतानों उत्पत्ति की दर लैंगिक प्रजनन की अपेक्षा क्या होती है, काफी तेज होती है, यानी इसमें संतानों उत्पत्ति की दर क्या होती है, लैंगिक प्रजनन की अपेक्षा क्या होती है, काफी तेज होती है। और अगला क्वेश्चन हम लोग जाने, अगला पॉइंट हम लोग जान रहे हैं कि इसमें उत्पन्न संतान के सभी गुण बिल्कुल अपने जनक के समान ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इससे पहले अलैंगिक प्रजनन बताए थे कि अलैंगिक प्रजनन में जो भी होता है कि संतान पैदा होता है वो अपने जनक के समान बिल्कुल नहीं होते, मतलब कुछ गुण सेम होते, बिल्कुल की बात हो रही, मतलब कि कुछ गुण मिलते हैं, जैसे मान लीजिए अब ऐसा होता है अनुवांशिक के गुण, यानी देखो डीएनए के बारे में जानते होंगे, क्या होता है कि अगर अगर किसी का
फैमिली में अगर किसी पे देखे होंगे हमारे गाँव के ही आस-पड़ोस में, हमारे घर के ही आस-पड़ोस में, है ना? कुछ ऐसे फैमिली है जिसके क्या है कान मोड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो उसके फैमिली में जो भी संतान पैदा होता है तो उसका क्या होता है, कान मोड़ा हुआ ही होता है और सारा गुण मतलब सिर्फ़ कान ही क्या होता है मुड़ा हुआ ही पैदा होता है। तो ये आनुवांशिक गुण पूरा है ना नहीं मिल रहा है, कुछ गुण मिलता है। तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि आनुवंशिक रूप से संतान के जो गुण होते हैं वो अपने जनक से क्या होते हैं भिन्न होते हैं। लेकिन है ना अलैंगिक प्रजनन में जो भी संतान पैदा होता है उसका सभी गुण बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं, लेकिन लैंगिक प्रजनन में ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों अब यही विशेषताएं दोनों की विशेषता है। इस दोनों के प्रजनन के लिए क्या हो जाएंगे अंतर हो जाएंगे। इस दोनों प्रजनन के लिए क्या हो जाएंगे अंतर हो जाएंगे। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है, तो दोनों की विशेषता ही क्या हो जाएगी अंतर हो जाएगी। दोनों की विशेषताएं क्या हो जाएगी अंतर हो जाएगी। तो इस दोनों की विशेषताओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है, ठीक है। तो बच्चों जानेंगे लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है। तो देखिए दोनों की विशेषताओं लिख दीजिए, बस वही हो गया अंतर। 6 पॉइंट आपको हम विशेषता बताए, 6 अंतर लिख लीजिए, बस ये हो गया आपका अंतर। तो पहले हम क्या लिखे, इसमें 2 लिंग वाले जीव जंतु भाग लेते हैं, इसमें केवल 1 लिंग वाले जीव जंतु भाग लेते हैं। किसमें अलैंगिक में। इसमें युग्मकों की जरूरत होती है और इसमें युग्मकों की जरूरत नहीं होती है। इसमें युग्मकों के बीच निषेचन की क्रिया होता है, इसमें युग्मकों के बीच निषेचन की क्रिया नहीं होता है। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। इसमें संतानोत्पत्ति की दर अलैंगिक प्रजनन की अपेक्षा काफी धीमी होता है और इसमें संतानोत्पत्ति की दर लैंगिक प्रजनन की अपेक्षा काफी क्या होती है तेज होती है। इसमें बताए थे इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक से अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं भिन्न होते हैं। इसमें उत्पन्न संतान के सभी गुण बिल्कुल अपने जनक के समान ही होते हैं। यही विशेषताएं क्या होगी 6 विशेषताएं लैंगिक और लैंगिक प्रजनन में अंतर। तो प्यारे बच्चों इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको बताया गया टोटल 5 क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है ना। कल आपको है ना 5 क्वेश्चन और मिल जाएगा बायोलॉजी में। तो पहले हम लोग बायोलॉजी का कवर कर लेते हैं। बायोलॉजी में 30 या 60 या 65 क्वेश्चन के आसपास यानी 50 और 60 के बीच हम करवाएंगे, जिसमें से फिक्स है कि बायोलॉजी को उससे बाहर भी एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा प्लीज आप सारे बच्चे कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा और बोर्ड में है ना कम से कम साइंस में आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा तो 90+ आपको साइंस में आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अब तक बच्चों अब तक के जितने भी बच्चे हैं जो आपके दोस्त हैं या मान लीजिए आपके रिश्तेदार में जो भी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों और साथियों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिव मिले और आपके लिए मैं वीडियो बना सकूं, क्योंकि आपका द्वारा किए गया शेयर मुझे मोटिव करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।